बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना जिसे ना आप बदल सकते हैं न मैं। हम तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। और इसी रंगमंच पर इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाना है कि जब पर्दा गिरे उसके बाद भी तालियां बजती रहें। और आज ऐसी ही कुछ घटना हो गई है कि पर्दा गिर चुका है, मगर पूरे देश में क्या पूरे विश्व में तालियां बज रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनफर्नो पर, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के इवेंट्स और करंट इवेंट्स। तो ऐसा ही एक करंट इवेंट कल अपने देश में हो चुका है, इसके बारे में आज कुछ बात आपसे करनी है। आपको जानकारी देनी है कि वो कौन शख्सियत थी, क्या उसकी शख्सियत में ऐसा जादुई तत्व था जिस पे पूरा देश आज गमगीन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रतन नवल टाटा की। उनके पिताजी का नाम चूंकि नवल था और इन लोगों में ऐसी प्रथा है कि अपने पिताजी का नाम अपने नाम में सम्मिलित करते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा का जन्म जो है वो 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और कल 9 अक्टूबर 2024 को वो परमात्मा में विलीन हो गए और पूरे देश को गमगीन छोड़ गए। क्यों ऐसा हो रहा है कि रतन टाटा जी के जाने के बाद पूरा देश इतना गमगीन है? उसका कारण यह है कि रतन टाटा ने अपने पूरे निर्विवाद जीवन में, निर्विवाद कैरियर में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी को जिन्होंने छुआ ही है, और राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। रतन टाटा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि बहुत बड़े दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। परोपकार उनकी नस नस में था, उनकी हर हरकत में, उनकी हर कारगुजारी में परोपकार झलकता था और राष्ट्रभक्ति भी झलकती थी। आज के वीडियो में यही देखेंगे कि रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे काम किए हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। आप जानते ही हैं, इतने बड़े टाटा परिवार में जन्म लेने के बाद रतन टाटा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। इतना बड़ा घराना था जिसके बहुत सारे व्यापार थे, लगभग हर फील्ड्स में टाटा का व्यापार फैला हुआ था। टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और टाटा सन्स भी उसी के अंडर में आता है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट, ये दोनों जो हैं वो टाटा ग्रुप के अंडर में आते हैं। और टाटा जो ट्रस्ट है उसके करीब करीब 66% शेयर्स इनके पूरे बिजनेस में हैं और करीब 13% शेयर्स जो हैं वो टाटा सन्स के हैं। और इसी ग्रुप के चेयरमैन जो बने रतन टाटा जी, वो 1991 से लेकर 2012 तक इस ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। और इनको उसी समय भारत का जो सेकंड सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, उससे इनको सम्मानित किया गया। और उससे पहले ये पद्म भूषण भी इनको मिल चुका था। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो मिला था इनको सन 2000 में। रतन टाटा जी के जो पिता थे उनका नाम था नवल टाटा और उनके पिता का नाम फिर रतन टाटा था, यानी रतन टाटा के जो दादाजी थे वो भी रतन टाटा ही थे। रतन टाटा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बम्बई के कॉलेज में हुई थी और फिर ग्रेजुएशन के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर कॉलेज है वहाँ से उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। तो आज एक आर्किटेक्ट एक बड़े आर्किटेक्ट को, एक सीनियर आर्किटेक्ट को भी श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके सम्मान में कुछ शब्द कह रहा है। और बहुत सारे काम इन्होंने जीवन में ऐसे किए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं नई पीढ़ी के लिए भी, और हम लोग जो पुरानी पीढ़ी से चले आ रहे हैं, जो इनके फैन हैं, हम तो इनसे प्रेरणा लेते ही हैं। आज की नई पीढ़ी को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनका जीवन कितना अनुकरणीय है वो आगे जो अभी हम बात करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे माइलस्टोन्स हासिल किए हैं जिनकी बराबरी कर पाना मुश्किल तो क्या, एक तरीके से कहें कि नामुमकिन है। इनको इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे एक्कोलेट्स, इतने सारे सम्मान मिले हैं कि जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पढ़ने में करीब 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, और उनको अगर मैं समझाऊंगा
तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ इनके जो सम्मान है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके सामने रख के दे रहा हूँ। 2001 में इनको मिला डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी इनको ऑनररी डिग्री दी गई ओहायो यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है। फिर मेडल ऑफ ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे, यूरुग्वे एक देश है दोस्तों जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें है, वो गवर्नमेंट ऑफ यूरुग्वे ने इनको दिया था। इनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिया जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो थाईलैंड में है, वहाँ से इनको ये सम्मान मिला। इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड ये इनको मिला बीनाई ब्रिथ इंटरनेशनल से। ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस ये मिला यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से भी इनको सम्मान मिला। कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वहाँ से भी इनको सम्मान मिला। ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यहाँ से इनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस मिला जो कि ऑलरेडी IIT मद्रास से भी इनको मिल चुका था। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से ऑनररी फेलोशिप मिली। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि इसको पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये सब 2008 तक इनको मिल चुका था। उसके बाद फिर 2010 में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, 2012 में बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इन सब ने इनको सम्मानित किया है। सोचिए कि कितने बड़े ये रत्न थे जिनको आज पूरा देश मिस कर रहा है। इनकी कमी आज पूरे देश को महसूस हो रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं टाटा परिवार का जो फैमिली ट्री है उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि रतन टाटा जी जो हैं, इनका जो परिवार था वो एक पारसी परिवार था। ये लोग पारसी थे और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में, अपने देश में जो पारसी लोग हैं, बड़ा निर्विवाद रूप से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, अपने काम से काम और बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और राष्ट्र भक्ति से ओत प्रोत होते हैं। उसमें टाटा फैमिली तो हो ही गई, रतन टाटा जी हो गए, इनके जो पिताजी हैं नवल टाटा जी हो गए, इनके जो दादाजी हैं वो फिर रतन टाटा उनका नाम था, इनके जो परदादा वो जमशेद जी टाटा, ये सब टाटा फैमिली है और ये सब पारसी हैं। ऐसे एक पारसी फैमिली है शपूर जी पालन जी की, जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जिनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छा काम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ऐसे गोदरेज फैमिली है जिसमें आदि गोदरेज हैं, परमेश्वर गोदरेज हैं। ये सब पारसी फैमिलीज हैं जिन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये इनकी जो फैमिली ट्री है उस पर डिस्कस करते हैं कि ये जो पारसी लोग हैं, आपको पता होगा ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। तो आप नक्शे पे देख सकते हैं कि ये रहा ईरान और ईरान के रहने वाले ये लोग थे और ये लोग ज़ोरास्ट्रियंस थे। ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये इनका धर्म था और ये करीब 10वीं 12वीं शताब्दी में ईरान में ऐसा हुआ कि जब वहाँ इस्लाम आगे बढ़ने लगा, तो तय बात है कि जब इस्लाम आगे बढ़ेगा तो उनको इस्लाम को फैलाना होगा। तो लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट कर लें या फिर ईरान जो देश है, जो उस समय पर्शिया कहा जाता था, उसको छोड़ दें। तो ये जो पारसी हैं ये बेसिकली पर्शिया से आए हैं और वहाँ से जब ये लोग भागे, जब वहाँ से चले, तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है जो अरेबियन सी से मिलता है, वहाँ पे गुजरात का जो कोस्ट है, वहाँ पे महाराष्ट्र का कोस्ट है, वहाँ पे सिलवासा, दादरा नगर हवेली, वो जितना जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आके लोग बस गए। या यूँ कहें कि वहाँ पे आने के पहले इन्होंने वहाँ के राजाओं से शरण मांगी कि साहब हमको हमारे देश में इतनी दिक्कत हो रही है, अपने देश में हमको शरण दे दीजिए। तो उस समय गुजरात के जो राजा थे वो थे जाधव राणा। तो उनके सामने जो ये जो सीनियर जो पारसी जो गुरु, जो पूरा अपना क्लैन, जो अपना परिवार लेके यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे, उनसे उन्होंने बात की कि साहब हमको यहाँ रहने के लिए जगह दे दीजिए, हमको यहाँ रहने के लिए हमारे जो गॉड, जो ये लोग असल में आग की पूजा करते हैं, फायर को वर्शिप करते हैं, तो मंदिर बनाने की परमिशन दे दीजिए, हमको यहाँ काम करने की अनुमति दे दी जाए। जो जाधव राणा थे उन्होंने इनकी सारी बातें मान ली। फिर उन्होंने पूछा, लास्ट में जब ये कहा गया कि हमको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए जहाँ हम लोग रहेंगे, तो पूछा कि हम सब कुछ इतना आपको दे रहे हैं, आप हमारे देश के लिए क्या करेंगे। तो इनके जो लीडर्स थे, जो पारसी लीडर्स वहाँ से भाग के भारत में शरण लेने आए थे, उन्होंने एक ग्लास दूध मंगाया और उस दूध में जो है कुछ चीनी की मात्रा उसमें घोल दी और फिर उससे कहा कि इसको आप पीजिए। तो इससे राजा बड़े प्रसन्न हुए कि बोले इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि इसी दूध में चीनी की तरह हम आपके देश में घुल जाएंगे, दूध का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और इसी तरीके से आपके राष्ट्र निर्माण में हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से पारसी लोगों की यहाँ पे भारत देश में एंट्री हुई लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी के आसपास का ये किस्सा है। और दोस्तों ये बात किसी से छिपी नहीं है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पारसियों ने राष्ट्र निर्माण में गजब की भूमिका निभाई है। और ये जो रतन टाटा जी की कहानी है, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रतन टाटा की जो फैमिली है उसमें अगर हम शुरू करें रतन टाटा जी के दादाजी से, तो रतन टाटा जी के दादाजी जो थे उनका नाम था रतन टाटा, और उन्होंने अडॉप्ट किया था, गोद लिया था नवल टाटा को, जो रतन टाटा जी के पिताजी थे। जो नवल टाटा जी हैं, इनकी 2 पत्नियां थीं, सोनू कॉमिसारिया और दूसरी पत्नी थी साइमन डोनोयर। तो जो सोनू जी थी उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, उसमें एक रतन टाटा थे, और रतन टाटा के जो सगे छोटे भाई हैं वो हैं जिमी टाटा, रतन एन टाटा यानी रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा। और उधर जो दूसरी पत्नी थी साइमन डोनोयर, उनसे जन्म हुआ नोएल एन टाटा का। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि रतन टाटा जी का विवाह नहीं हुआ था और उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो जितना बड़ा एम्पायर वो छोड़ के गए हैं तो तय बात है किसी न किसी को तो मिलना ही होगा। तो वो जो इनके हाफ ब्रदर हैं, जो इनके सौतेले भाई हैं दूसरी माँ से, नोएल एन टाटा, उनके जो बच्चे हैं वो 3 हैं। उसमें एक लिया टाटा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक लड़की है, और एक माया टाटा है। और इनका जो बेटा है, इनका जो लिया और माया का भाई है, वो नेविले टाटा है, जिसकी शादी हुई है मानसी किर्लोस्कर से, जो किर्लोस्कर ग्रुप है बहुत बड़ा फेमस इंडिया में, उनके यहाँ जो बेटी है उनसे इनकी नेविले टाटा की शादी हुई है। तो ऐसी बात चल रही है कि इनमें से ही किसी को ये जो टाटा का अंपायर है किसी को संभालना पड़ेगा। टाटा साहब का, अगर टाटा ग्रुप का अंपायर देखा जाए तो कितना बड़ा अंपायर है, देखिए स्क्रीन पे, ये फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अगर हम राइट से शुरू करते हैं तो ड्यूरेबल्स में टाटा का इतना बड़ा बिजनेस है। जो वोल्टास है, वोल्टास अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि एसी बनाता है, माइक्रोवेव बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, और बहुत सारे होम अप्लायंसेस जो है वो वोल्टास का ग्रुप बनाता है। वोल्टास में दोस्तों, वोल्टास में 2 कंपनियों का नाम है, 2 कंपनियों का मर्जर है। इसमें एक कंपनी है वोल्कार्ट, वोल्कार्ट जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो वहां से लिया गया है VOL, और जो TAS है ये है टाटा सन्स। तो वोल्कार्ट और टाटा सन्स को मिला के जो कंपनी बनी उसका नाम है वोल्टास। तो ये वोल्टास और जो टाटा प्रवेश, अभी इनका नया एक प्रोडक्ट आया है जिसमें घरों में प्रवेश करने के दरवाजे बनाते हैं, सुंदर से दरवाजे बनते हैं। और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, आप जानते हैं, बहुत ड्यूरेबल और बहुत रिलायबल और बहुत इकोनॉमिकली वायबल होता है। तो ये तो ड्यूरेबल्स में इनकी कंपनी, इनका जो फील्ड है उसमें ये 2 कंपनियां हो गई। इसके बाद फाइनेंस में देखें तो टाटा कैपिटल है, टाटा AIG है, और टाटा की कंपनियां हैं। ऑटोमोटिव में देखें तो टाटा मोटर्स है, जगुआर है, लैंड रोवर है। इसी तरह टेलीकॉम और मीडिया में देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं। लाइफस्टाइल में देखें, ये टाइटन की घड़ियां, फास्ट ट्रैक, वेस्ट साइड, ट्रेंट, टेनियरा। इसी तरीके से फूड बेवरेजेस में देखें तो टाटा का नमक, स्टारबक्स कॉफी, टाटा टी, टेटले टी, टाटा संपन्न, बहुत सारी चीज़ें इस ग्रुप में भी, इस फील्ड में भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी का ग्रुप हो गया तो बहुत सारी कंपनियां हैं। रिटेल एंड ई-कॉमर्स है तो बहुत सारी कंपनियां हैं। ट्रैवल में इनकी एयरलाइंस हैं, फिर बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है। इंफ्रा में देखें तो टाटा पावर है, टाटा हाउसिंग है, टाटा प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा अगर मेटल्स में देखा जाए तो टाटा स्टील अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा मेटालिक्स अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। इसी तरीके से एरोस्पेस में देखें तो भी टाटा ग्रुप की प्रेजेंस है। टाटा केमिकल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो एक तरह से देखा जाए कि सुई से लेकर जहाज तक जो है वो टाटा ग्रुप बनाता है। और शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हो जिसने टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज ना किया हो। दोस्तों, 86 वर्षीय रतन टाटा के निधन की खबर देश भर में शोक की लहर लेकर आई है। उनका नाम भारतीय उद्योग के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। रतन टाटा के निधन से भारतीय उद्योग जगत में एक युग का अंत हो गया है।
उनके विचार, उनके आदर्श और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा भारतीय उद्योग समाज में जिंदा रहेंगे। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, कोई ट्विटर पे, कोई सोशल मीडिया पे, और सारे राजनेता जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे मंत्री, उन सब के भी ट्वीट्स आ रहे हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टाटा ग्रुप की प्रेजेंस है, जो भी लोग टाटा ग्रुप को जानते हैं, उनके मन में टाटा ग्रुप के लिए सम्मान है, वो सब जो है किसी न किसी रूप में अपनी संवेदनाएं और अपना दुख जरूर व्यक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात का जिक्र जरूरी समझता हूँ कि किसी भी आम आदमी की तरह रतन टाटा की भी अपनी एक लव लाइफ थी, उन्हें भी किसी से प्यार हुआ था। और ये किस्सा बहुत प्रचलित है कि जब रतन टाटा यूएस में रहते थे और इनकी उम्र करीब 25-26 साल की थी, तो इन्हें वहाँ की एक युवती से प्यार हो गया था और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इन दोनों का विवाह होने वाला था। लेकिन उस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था, 1962 के आसपास की बात है। तो उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया था कि भारत में अभी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में उस लड़की का भारत जाना मुश्किल होगा। और रतन टाटा तो भारत आ ही चुके थे अपनी दादी की देखभाल करने, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। तो वो किस्सा जो प्यार का था वो अधूरा रह गया और उसकी परिणति इसी में हुई कि दोनों अलग हो गए। इसके बाद एक दो किस्से और हैं जिनका जिक्र होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है वो हिंदुस्तान की सिने जगत की एक बहुत ग्लैमरस और बहुत ही स्टाइलिश तारिका हैं, जिनका नाम है सिमी ग्रेवाल, जिनका कि टीवी पे एक बहुत सुपरहिट प्रोग्राम आता था, रांधेवू विद सिमी। उनसे भी इनकी प्रेम कहानी का चर्चा रहा और इस बात को सिमी ग्रेवाल ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि रतन टाटा उन्हें डेट करते थे, यानी दोनों प्यार मोहब्बत के इस सिलसिले में अक्सर मिला करते थे। और रतन टाटा के ना रहने के बाद सिमी ग्रेवाल ने अपनी और रतन टाटा की फ़ोटो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो आज का एक्स है, उस पर पोस्ट की है और भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। तो रतन टाटा के ये जो 3-4 किस्से थे प्रेम कहानी के, वो कुछ ऐसा ही था कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। टाटा की कुछ कहानियां हैं जिनसे हमको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। क्यों रतन टाटा आज रतन टाटा हैं, क्यों रतन टाटा के लिए हर भारतवासी के दिल में इतना सम्मान, इतना प्रेम है। तो कुछ कहानियां दोस्तों उनकी सुनाता हूं जो निश्चित रूप से आपके मन को छुएंगी और आपको ये सोचने पर विवश करेंगी कि रतन टाटा का दिल जो है वो कितना उदार था, रतन टाटा का जो व्यवहार था वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने जो सारे साथी हैं उनके प्रति कितना सद्भावपूर्ण था और किस तरीके से राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। तो चलिए सुनते हैं कुछ रतन टाटा जी के किस्से जो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सोचने पे मजबूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने व्यापार का विस्तार करने में सक्षम हुआ। 1991 में जब वह टाटा समूह के चेयरमैन बने थे, तब उन्होंने उद्योग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतलब इतना बड़ा जो लेगेसी है, इतना बड़ा जो पारंपरिक उनका जो व्यापार था, वो तो उनके साथ ही था। और रतन टाटा ने कैसे इस व्यापार को आगे बढ़ाने में और कैसा इसका नवीनीकरण करने में अपनी भूमिका निभाई है, वो भी आपके सामने आएगा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये जो प्रमुख कंपनियां थी वो भारत की भी थी और इसमें मुख्यतः विदेशी कंपनियां भी थीं, जैसे कि टाटा स्टील द्वारा कोरस अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्टील का उत्पादन करती है। टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। और टाटा चाय द्वारा टेटली का अधिग्रहण, आपने सुना होगा टाटा टेटली चाय, तो टेटली का अधिग्रहण टाटा ने किया और उसके बाद जो उन्होंने चाय बनाई पूरी दुनिया में फेमस है, आज भी बहुत उसका नाम है। ये अधिग्रहण न केवल टाटा समूह के विस्तार का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। और रतन टाटा ने 2015 में बहुत सारे
जो स्टार्टअप्स हैं उनमें भी निवेश किया। रतन टाटा चाहते तो अपनी कंपनी में ही अपना पैसा लगा सकते थे, उनकी कंपनी तो सारी प्रॉफिट में है ही है, मोस्टली उनकी कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। लेकिन रतन टाटा का ये मानना था कि जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो नए नए बच्चे नए फील्ड में नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिनको नए स्टार्टअप्स को पैसे की ज़रूरत होती है, तो टाटा ने उनको भी फंड किया। उसी में योर स्टोरी एक ग्रुप है, स्टार्टअप था, उसमें भी उन्होंने पैसा लगाया। इसी तरह ओला में टाटा ने पैसा लगाया। पेटीएम, कार देखो और लेंस कार्ड जैसी कंपनियों में ये स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो फंड चाहिए होता है वो टाटा ने लगाया, और उसी वजह से आज ये कंपनियां इतना नाम इन्होंने हिंदुस्तान में कमाया हुआ है। एक कहानी बताते हैं आपको। टाटा ने एक कार बनाई थी नैनो, जो छोटी कार थी। तो रतन टाटा साहब एक बार सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक 4 लोगों का परिवार, मियाँ बीबी और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, और वो बरसात में उनको जो है भीगना पड़ रहा है। रतन टाटा की नज़र पड़ी और तभी उनके दिमाग में आया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो लगभग मोटरसाइकिल की कीमत से भले थोड़ा ही ज़्यादा हो, लेकिन एक परिवार को उसमें चलने में जो सहूलियत होगी, उसके लिए वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि 1 लाख रुपए की कीमत की एक कार बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा था टाटा नैनो। और उन्होंने वो कार बनाई भी। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को बाजार में उतारा। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। ऐसे कौन सोचता है इस भाव से कि हम किसी परिवार की मदद कर दें, अपने देशवासियों की ऐसी मदद कर दें कि उनको इस निजात से छुटकारा मिल जाए कि परिवार के साथ जा रहे हैं। ऐसे करता कोई नहीं, ये रतन टाटा ही हो सकते हैं। यह परियोजना रतन टाटा की सोच और उनकी समाज के प्रति सेवा की भावना को दर्शाती है। ऐसे दोस्तों एक किस्सा है। टाटा जी ने एक टाटा इंडिका कार बनाई थी, 1998 की ये बात है, और वो कार जो है वो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं रहा, और वो जो उसका प्रोडक्ट था वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, तो बिजनेस उनका लॉस में जाने लगा। अब टाटा अपना ये जो प्लांट है इसका कार मैन्युफैक्चरिंग का, जो टाटा इंडिका कार आई थी, वो लगा चुके थे। तो जब ऐसा हुआ कि इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको लगा कि लॉस हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा इस बिजनेस को हम किसी को बेच देते हैं। तो आपको पता होगा फोर्ड एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, उसी का ब्रांड है ये लैंड रोवर और जगुआर, जो टाटा ने बाद में लिया। फोर्ड को अप्रोच किया कि आप हमारी इस जो प्लांट है टाटा इंडिका का, इसको ले लीजिए। हमारा ये प्लांट जो है हम इसको चला नहीं पा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा पब्लिक के बीच में जा नहीं रहा। तो जो फोर्ड का मालिक था बिल फोर्ड, उसने टाटा जी को ये सुनाया, ये तंज कसा कि जब आपको जानकारी नहीं थी तो आप ये पैसेंजर कार बनाने के जो डिवीजन है, जो फील्ड है, इसमें उतरे ही क्यों, और मैं अगर इसको खरीदूंगा तो आपके ऊपर एहसान करूंगा, मैं आपके ऊपर ये एहसान क्यों करूं। इस अमेरिकन होते ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड और बहुत सेल्फिश। टाटा को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने दोबारा जो है टाटा इंडिका को फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत से उसको दोबारा स्थापित किया, और उसका नया वर्जन जो है, बहुत सारे नए मॉडल्स बाज़ार में उतारे, और नतीजा ये हुआ कि वो जो नए मॉडल्स थे वो सुपर हिट हो गए, और टाटा का ये जो बिजनेस था टाटा मोटर्स के नीचे, जो टाटा इंडिका की कार थी वो चल पड़ी, और बिजनेस जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया। और समय देखिए एक सा रहता नहीं। वही बिल फोर्ड साहब जो 1998 में टाटा के ऊपर तंज कस रहे थे, जब 10 साल बाद 2008 आया तो उनकी हालत खराब हो गई, और उनकी नौबत ये आई कि वो दिवालिया होने को आ गए। तो 2008 में उन्हीं की कंपनी ये लैंड रोवर और जगुआर, जो अपने आप में दुनिया में बहुत नामी कंपनियां थीं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती थी। लैंड रोवर और जगुआर आप जानते ही हैं, इनका बड़ा विशिष्ट स्थान है कारों की दुनिया में। तो टाटा ने फिर वो 2008 में इन्हीं बिल फोर्ड की ये 2 कंपनियों को, लैंड रोवर और जगुआर को खरीदा था, और ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इसका संदेश गया कि एक इंडियन ने ये अमेरिकन कंपनी को खरीदा है, तो इंडिया की काफ़ी वाहवाही होती। उसके पीछे ये रतन टाटा ही थे। रतन टाटा बहुत बड़े दानवीर थे, परोपकारी थे। वो अपनी जो इनकम थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दान में देते थे, समाज सेवा में देते थे, राष्ट्र की सेवा में देते थे। जो गरीब हैं, मजलूम हैं, बीमार हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, और भी तरह की जिनको दिक्कतें हैं, जो ऑर्फेंस हैं, जो बच्चे यतीम हैं, उन सब के लिए बहुत सारा पैसा देते थे। यहाँ तक कि जो आवारा कुत्ते हैं
उनसे भी जीवों से बड़ा प्यार था, तो आवारा कुत्तों के लिए भी उन्होंने विशेष व्यवस्था कराई। बहुत सारे स्ट्रे डॉग जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए बसेरे बनवाए। ये तक जो है रतन टाटा जी ने किया। तो एक बार प्रिंस चार्ल्स ने उनको बुलाया था सम्मान करने के लिए कि जो बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि दानवीर हैं, उसी का सम्मान करने के लिए उनको बुलाया था। सारी तारीख फिक्स हो गई थी, डेट फिक्स हो गई थी, पूरा प्रोग्राम फिक्स हो गया था। रतन टाटा जी के 2 कुत्ते थे, उनके पालतू कुत्ते, जिनसे उन्हें बहुत प्यार था, टैंगो और टीनो। जिस वक्त उन्हें निकलना था इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए, कि जब वो इनाम या सम्मान प्राप्त करने के लिए, तो उनमें से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो रतन टाटा ने वहां जाने से मना कर दिया, अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उसके बाद ये जानने के बाद भी जब प्रिंस चार्ल्स को ये पता लगा कि रतन टाटा ने इस वजह से कि उनका कुत्ते की तबीयत खराब है, इस वजह से वो इतना बड़ा सम्मान लेने नहीं आ रहे हैं, इस पर भी प्रिंस चार्ल्स ने बड़े सम्मान से इनके लिए कहा था कि ये आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए, और हम सही आदमी को ही सम्मान देने जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इनकी ज़िंदगी में। एक बार ये अपने ताज होटल, जो इनका फेमस होटल है, जहाँ पे वो 9/11 वाला हमला हुआ था, अजमल कसाब वाला, वहाँ पे भी इनका ये वर्जन था। बहुत सारे लोग वहाँ पे, इनके जो होटल का स्टाफ था, वो मारे गए थे। करीब 65 लोग, 60-65 लोग, वो सब होटल के ही स्टाफ थे, जो मारे गए थे। उसमें रतन टाटा का ये कहना था कि चाहे होटल पूरा ये बम से उड़ा दें, होटल रहे न रहे, लेकिन एक भी आतंकवादी जो है वो बचना नहीं चाहिए। ऐसे ही टाटा एक बार उस होटल में प्रवेश कर रहे थे, तो बगल में देखा एक कुत्ता लेटा हुआ है, स्ट्रे डॉग था वो। उसके बारे में जब पता किया गया, तो लोगों ने बताया कि ये कुत्ता तो शुरू से, जब से ये होटल बन रहा है तब से ही यहाँ पे रहता है, इसका परिवार यहाँ रहता है। तो रतन टाटा ने उस कुत्ते के लिए, जो आवारा कुत्ता जिसको समझ रहे थे, उसके लिए अलग से व्यवस्था की कि इसकी जो है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको बड़ी, सारा जो स्टाफ है इसको बड़ी अच्छी तरीके से इसके साथ पेश आएगा, इसके खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे थे रतन टाटा। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां हैं। अपने ड्राइवर के साथ बगल में बैठ के चलते थे। ऐसा कौन करता है कि मतलब एकदम बराबरी का उसको रेस्पेक्ट देते थे, और एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लिए शाम को 8 बजे, उसको छोड़ देते थे, फिर वो गाड़ी खुद चलाते थे। उनका कहना था कि इस ड्राइवर का अपना परिवार है, और इसको पूरा हक है कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताए। और वो जो इनके होटल में जो वो हमला हुआ था, जो लोग बहुत सारे मारे गए थे, करीब 80 परिवार थे। उन परिवारों के जो बच्चे थे, उनकी इन्होंने मदद की, परिवारों की मदद की। जो बच्चे थे उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई का, आगे का पूरा खर्चा इन्होंने अपने ऊपर वहन किया। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं, और इसीलिए नहीं इस वीडियो को बना रहा हूं कि कोई बड़ा बिजनेसमैन चला गया, नहीं। एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत समझदार, बहुत प्रिय आदमी चला गया है। वो शख्स जिसको खोने का हम सबको गम है, और पूरे देश को ऐसा लगता है कि एक हमारी कोई संपत्ति, हमारी कोई निधि, हमारा कोई खजाना जो है, उनमें से बहुत बड़ी चीज़ जो है लुट गई है या कम हो गई है। इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। टाटा का बिजनेस हमेशा फला फूला, हमेशा नए फील्ड में बहुत जल्दी इन्होंने एंट्री की। इनका एक खासियत ये भी था कि इनकी बिजनेस में कोई विवाद नहीं होता है, और कोई वो जो सिस्टम होता है ना गवर्नमेंट में, वहाँ पैसा खर्च करो, फिर कॉन्ट्रैक्ट ले लो, या कोई फैक्ट्री स्थापित कर लो, ऐसा कभी कोई विवाद आपने रतन टाटा या टाटा ग्रुप के बारे में नहीं सुना होगा। यानी जो कुछ है सब अच्छा है, जो कुछ है सब ट्रांसपेरेंट है, और जो कुछ है वो सब साफ है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की भी स्थापना की, जो निश्चित रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। इन इंस्टीट्यूट्स में मैं जल्दी जल्दी गिनाए दे रहा हूँ। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये टाटा ग्रुप ने स्थापित किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, TIFR के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये भी टाटा ग्रुप ने ही स्थापित किया था। रतन टाटा ने इसको आगे ले जाने का काम किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे TISS बोलते हैं, ये भी इन्होंने ही स्थापित किया था। फिर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, NCPA, ये भी मुंबई में टाटा ग्रुप ने ही स्थापित किया था, और इसमें दुनिया के बहुत बड़े फनकार, जो आर्टिस्ट हैं, जो 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 थिएटर में काम करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जो जुड़े हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं। उन सब का यहाँ पे सहयोग रहा है, या उन सब ने यहाँ पे सहभागिता की है। और मेरे ख्याल से यही कारण है कि जब इतना पहले ये बन गया था, इसीलिए इसकी वजह से मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी अच्छा खासा बूस्ट मिला होगा। इसके अलावा
हम जैसे आर्किटेक्ट हैं तो हमारे आर्किटेक्चर में ये होता है ग्रीन बिल्डिंग बनाना, फिर वो ग्रीन बिल्डिंग का एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको भी, उसके लिए भी जो इंस्टीट्यूट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी जिसको बोलते हैं, ये भी टाटा ने ही स्थापित किया है और इसका भी बड़ा अच्छा योगदान है जो आर्किटेक्चर का फील्ड है उसमें। इसके अलावा टाटा, रतन टाटा जी की जितनी भी बात की जाए वो कम है, जितनी भी कहानियां हैं वो सुनाते रहिए, कहते रहिए। अपने जीवन काल के दौरान रतन टाटा के अनुकरणीय परोपकारी कार्य, उनकी ईमानदारी, दयालुता और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव का एक बड़ा उदाहरण थे। उन्होंने प्राकृतिक आपदा जब भी देश में आई, उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की काफी उदारता से मदद की, दान दिया। श्री रतन टाटा ने 2024 में मुंबई में एक पशु अस्पताल सहित विभिन्न स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की। इसकी तो कोई इसकी गिनती ही नहीं है। और जहाँ तक सबको याद ही होगा कि जब कोरोना का दौर आया था, जिस वक्त पूरे राष्ट्र पे एक संकट मंडरा रहा था, पूरा राष्ट्र जो है एक समस्या से जूझ रहा था, तब भी रतन टाटा या उनका जो ग्रुप है उन्होंने राष्ट्र की भरपूर मदद की। जिन लोगों को ज़रूरत थी उनके लिए मदद पहुंचाई, जिसके लिए हमेशा पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। देश तो ऋणी रहेगा उनके हर एक किए गए कार्य के लिए। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है। जीवन है, जो आया है उसको जाना ही जाना है एक न एक दिन। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ऐसी ही छाप छोड़ के जाना चाहिए। मैं एक आर्किटेक्ट के रूप में, मैं एक देशवासी के रूप में, एक भारतवासी के रूप में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि ऐसे विराट पुरुष को अर्पित करता हूँ। रतन टाटा जहाँ भी रहें सुखी रहें, ईश्वर उनको हर वो सुख दे जिसको वो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत सारे स्रोतों से मैं इकट्ठी करके लाया हूँ आपके लिए, कि आपको रतन टाटा जी के बारे में समुचित जानकारी मिल जाए। उनके जीवन के हर पहलू पर थोड़ी थोड़ी रोशनी मैंने डाली है। सारा कुछ तो बताना एक छोटे से वीडियो में संभव होता नहीं है, और मैंने कोशिश की है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊं जिनसे शायद आप अभी तक अनभिज्ञ रहे हों। मेरी छोटी सी एक कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके नज़रिए से रतन टाटा का व्यक्तित्व, व्यवहार और उनकी शख्सियत कैसी थी ये कमेंट भी करें। शुभकामनाएं। नमस्कार।